बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर शनिवार को पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले की तारीफ की है। उस डेबिट कार्ड से अगर उसके खाते में पैसे हैं तो बाजार से कोई भी चीज खरीद सकता है, उसकी व्यवस्था उसको उपलब्ध है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि हर पॉलिटिकल काम होता है, पॉलिटिकल काम नहीं था। मैं उस डेबिट कार्ड से अगर उसके खाते में पैसे हैं तो बाजार से कोई भी चीज खरीद सकता है, उसकी व्यवस्था उसको उपलब्ध है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि हर पॉलिटिकल काम होता है, पॉलिटिकल काम नहीं था। मैं धीरे 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 देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दिया, धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा। ये जो 500,000 रुपया का नोट बंद किया गया, मैं तो हिमायती हूं। इससे जो 2 नंबर का नोट है, जाली नोट है, वो अपने आप समाप्त होगा। और 2 नंबरी कारोबार करके जो काला धन पैदा किए हैं, उनका काला धन बर्बाद होगा। इसलिए हम इसके हिमायती हैं। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना, जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम खरीदते हैं क्या? जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है। हम तो चाहते हैं कि जो बेनामी संपत्ति है लोगों की, इस पर भी जरा नजर रखिए। ये 2 नंबर की कमाई करके बेनामी संपत्ति लोग जो अर्जित करते हैं, उस बेनामी संपत्ति पर भी हमला जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को करना चाहिए। पटना में सीएम नीतीश ने नोटबंदी के फैसले को सही बताते हुए कहा कि अब बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि नीतीश ने बीजेपी से नजदीकी की खबरों को गलत बताया है। नोटबंदी ठीक है, लेकिन सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा कि भाई इसके साथ अब बेनामी संपत्ति को भी हिट के लिए बदलना। एगो हमको मिलवा दिया अमित शाह से, जानते हैं कि नहीं? हम देखे अखबार में, हम तो समझे कि सोशल मीडिया में खाली झूठ का धंधा चलता है, प्रिंट मीडिया में भी चलने लगा। विपक्षी नेताओं में नीतीश कुमार ने सबसे पहले नोटबंदी के फैसले का खुलकर समर्थन किया था। नीतीश कुमार के समर्थन के बाद महागठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी में खासा नाराजगी है। शराबबंदी अटल है, यहाँ किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुछ इसी अंदाज में सीएम नीतीश कुमार ने मद्य निषेध दिवस पर शराब के हिमायतियों को जवाब दिया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों का भी खंडन किया। मद्य निषेध दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि शराबबंदी कानून पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, न दवाई के नाम पर, न मेडिकल ग्राउंड के नाम पर। नीतीश ने यह भी कहा कि अगर शराब पीना है तो बिहार में रहने की जरूरत क्या है। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर केंद्र के नोटबंदी के फैसले की तारीफ की। साथ ही ये भी कहा कि बेनामी संपत्ति रखने वाले लोगों को भी निशाना बनाना चाहिए। तो पीने वाले चीज को, पीने लायक चीज को पीजिए, ये क्या अनाप शराब चीज पी रहे, इसका कोई फायदा है? और शराबबंदी का जो निर्णय है, यह निर्णय तो अटल निर्णय है, इस पर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। बिना पिए रह ही नहीं सकते हैं, तो बिहार में रहने की क्या जरूरत है? लोग रहते हैं बाहर, रहिए बाहर। और एक बार जान लीजिए, अब बिहार इतना बड़ा प्रांत यहाँ लागू हो गया, चारों तरफ है बेचैनी, और जनता के समर्थन के बल पर यह लागू हुआ है। कानून की अपनी ताकत है और अपनी भूमिका है। अब अगर नोटबंदी का समर्थन कर दिया तो बहुत लोग राजनीतिक अर्थ निकाल रहे, निकालते रहिए, निकालिए, जो निकालने का मन हो, हम किसी को रोके हुए तो है नहीं। शराबबंदी तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने इसके कानून में बदलाव के संकेत जरूर दिए।
नोटबंदी से किसान बेहद खुश है, लेकिन इसी के साथ ही किसानों की मांग है कि नोट बदलने की समय सीमा को और बढ़ा दिया जाए। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है। समय सीमा के भीतर हजारों किसान नोट नहीं बदल पाए। खेतीबाड़ी के काम को इसका कारण बताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि ये समय है खेतों में बीज डालने का, ऐसे में वो लाइन में लगकर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। पटना सिटी अनुमंडल में फतुहा और खुशकपुर प्रखंड के किसानों ने ये बातें कही। किसानों की माने तो अभी खरीफ फसल की कटाई और रबी फसल की बुआई का समय है। मोदी जी जो काम किए हैं जो अच्छा ही किए हैं। किसानों के लिए अभी भी बहुत थोड़ा सा दिक्कत उठाना पड़ रहा है किसानों को, क्योंकि अभी समय है खेती का। अभी जाने में, बैंक जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। किसानों के मुताबिक खेती प्रभावित ना हो, इसको लेकर किसान खेती में लगे रहे, जिसकी वजह से नोट बदलने का समय उन्हें नहीं मिला। आपको बता दें, नोट बदलने का समय 24 नवंबर को ही खत्म हो गया। आईजीआईएमएस में बीते 2 दिनों से चले आ रहे जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टूडेंट के बीच का विवाद आखिरकार बवाल में बदल गया। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। घटना से नाराज जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने इमरजेंसी सेवा ठप कर दी। जूनियर डॉक्टर और नर्सों के विवाद में आईजीआईएमएस में मरीज बेहाल हैं। बदसलूकी के आरोप में जूनियर डॉक्टरों को नर्सिंग स्टूडेंट के साथ बातचीत के लिए अस्पताल प्रशासन ने बुलाया, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स को चोटें भी आई हैं। लगभग 1 घंटा पहले रिजल्ट का वेट कर रहे थे। हम लोग ये मीटिंग में बुलाया गया। मीटिंग के लिए हम लोग मतलब रिजल्ट क्या आएगा अंदर से हम लोग वही वेट कर रहे थे। जब वो लोग बाहर निकला तो फिर हम लोग हल्ला हंगामा करने लगा। फिर हम लोग की कुछ लड़कियां उसके मतलब मारने के लिए थोड़ा दौड़ी कि देखने के लिए भी कि कौन था, क्योंकि सारी लड़कियां तो नहीं देखी थी कौन बदतमीजी किया था। तो वही हम लोग गए तो फिर चेयर उठा के कुछ लड़कियों को मारा। फिर किसी चीज हाथ में लिया था जिसकी वजह से कट भी गया है, गड्ढा हो गया है। हम लोग बस वो चाहते थे कि जो लड़का बगल हम लोगों के साथ बदतमीजी हुआ था, ठीक है, हमारी सीनियर्स जो है और मेरी कोच 2011 इंटर्न्स बैच साथ ही में जाते थे कम्युनिटी ड्यूटी करने, लेकिन हम लोगों के साथ बदतमीजी हुआ है। आगे पीछे बैठने के कारण बहुत गंदा गाली दिया है, जो कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो यही हम लोगों का डिमांड था कि हम लोग को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। वो लोग अपॉलॉजी लेटर थे लेकिन नहीं दिया। नर्सिंग स्टूडेंट्स के सपोर्ट में सीनियर नर्सिंग स्टाफ्स भी आ गई और इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी। जूनियर डॉक्टर भी इमरजेंसी सेवा से अलग हो गए। हालात बिगड़ता देख 3 थानों की पुलिस, डीएसपी और एसपी वेस्ट भी पहुंचे, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए। बात करने बजा से आप लोग की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है क्या? हाँ, लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। जो भी उजले हैं, आपस में उजले हैं, प्रशासन से बात, महिलाओं के साथ मारपीट, यहाँ के प्रशासन से बात करते हैं, पहले से बात करें। जूनियर डॉक्टरों की मनमानी को देखते हुए नर्सों ने डॉक्टरों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं अस्पताल के निदेशक ने मामला सलटाने के लिए 48 घंटे का समय मांगा है, यानी अगले 48 घंटे तक मरीजों की परेशानी कम नहीं होगी। नोटबंदी के बाद पूरे देश में तरह तरह के वाकये सामने आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर 2 नामचीन महिला डॉक्टर की मौत की अफवाह इन दिनों काफी उड़ रही है। अब तक आपने कई अफवाहें सुनी होगी, लेकिन ये अफवाह अजीबोगरीब है। शहर की जानी मानी 2 डॉक्टर को लगातार हैरत करने वाली फोन कॉल्स ने परेशान कर दिया है। कोई आईसीयू में होने की बात कर रहा है तो कोई गुजर जाने की। डॉक्टरों की माने तो ये सब नोटबंदी के चलते कुछ अज्ञात लोगों की हरकत है। ऐसा नहीं है कि इस अफवाह से केवल डॉक्टर शांति राय ही परेशान हो, बल्कि शहर की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा भी काफी परेशान है। अफवाहों से बिहार आईएमए भी परेशान है। घटना की निंदा करते हुए अज्ञात लोगों पर एफआईआर कराने का निर्णय लिया गया है। फिर हमको संडे से फोन आने लगा, क्लिनिक में फोन आने लगा। क्लिनिक में जितने स्टाफ हैं सबको फोन आ रहा है और कल शाम तक फोन आते रहा। पेशेंट आकर के देखने आए कि हम मरीज देख रहे हैं कि नहीं और मैडम ठीक है कि नहीं। लोग घर के सामने में कि कोई ऐसा बात तो नहीं है। एवरेज 100 से 150 फोन डेली आता है, कभी छपरा से, कभी सिवान से, कभी दिल्ली से, कभी बॉम्बे से।
कि मंजुगिता मिश्रा, कोई कहता है कि हार्ट अटैक हो गया, कोई कहता है कि मर गई, कोई कहता है कि इनको इनकम टैक्स का रेड हो गया। हमको एक पेशेंट ने फोन किया कि आप कैसी हैं, हम बोले ठीक है, क्या बात है बोलो। हमको लगा कोई पेशेंट दिखाना चाह रही है, इसके लिए वो फोन की होगी। बोले कि नहीं माँ, हम सुने कि आपकी तबीयत खराब है। तो नहीं, हम तो ठीक है बिल्कुल। तो नहीं, हमको तो बाजार में हल्ला है कि आप आईसीयू में एडमिटेड है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस अफवाह ने दोनों महिला डॉक्टरों की परेशानी बढ़ा दी है। जिंदा इंसान को ही जिंदा रहने का सबूत देना पड़ रहा है। बिहार टू बांग्लादेश, जी हाँ, तैयारी है भारत और बांग्लादेश के पारंपरिक और सामाजिक रिश्तों को जोड़ने की, जिससे पहले नैरो गेज लाइन पूरा करती थी। अगले साल फरवरी से मार्च महीने के बीच इस बहुप्रतीक्षित रेल सेवा के शुरू होने की उम्मीद है। राधिकापुर स्टेशन से बांग्लादेश के बिरौल स्टेशन तक 8 किलोमीटर लंबी रेल यात्रा का ट्रायल पूरा हो चुका है। पूरी रेल लाइन का महज आधा किलोमीटर हिस्सा भारत में, बाकी 7.5 किलोमीटर बांग्लादेश में पड़ता है। कटिहार, अररिया और किशनगंज के सीमावर्ती क्षेत्रों को इससे खास फायदा होगा। लेकिन एक सवाल बार बार कौंध रहा है कि क्या आतंकी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि खुली सीमा सबसे बड़ी चुनौती रही है। ऐसी आशंकाओं से रेलवे भी वाकिफ है, जिसके लिए फुल प्रूफ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करने की प्रैक्टिस भी की जा रही है। एक चीज पर हम लोग को विशेष ख्याल भी रखना होगा कि कहीं ये ट्रेन के माध्यम से कोई आतंकवादी या कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि इसके माध्यम से न संचालित होने लगे। ये एक बड़ी चुनौती होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, भारत सरकार के लिए, कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पूरी ब्रॉड गेज की लाइन इंडिया के राधिकापुर से और बांग्लादेश के बिरोल तक जोड़ी जा चुकी है और उस पर मालगाड़ी के इंजन से ट्रायल भी हो चुका है। जैसा आप जानते होंगे कि ट्रेन के रेगुलर ऑपरेशन के लिए सीआरएस महोदय की स्वीकृति चाहिए होती है, तो इसको हमारे मालीगांव मुख्यालय के निर्माण शाखा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने सीआरएस से एनएफ सर्किल कलकत्ता को अप्लाई किया है। उसके मिलने के पश्चात ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू होगा। बांग्लादेश और भारत के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर लोगों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। किसी भी वारदात को अंजाम देने से अपराधी गुरेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ राजधानी पटना में अपराधियों ने 2 भाइयों की हत्या कर सनसनी फैला दी। वहीं सीवान में पैसे के विवाद में दोस्तों ने अपने एक साथी को मौत की नींद सुला दिया। क्या बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था चरमरा गई है? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा? ऐसा हम नहीं, बल्कि ये तस्वीर बयां कर रही है। राजधानी का जमाल रोड, जहां बेखौफ अपराधियों ने 2 भाइयों की चाकू गोद कर हत्या कर दी। दोनों भाई मोबाइल का कारोबार करते थे। हत्या किराए के ऑफिस में हुई, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं मिली। वहीं सिवान में कुछ दोस्तों ने 2000 रुपए के विवाद में अपने ही एक साथी की निर्ममता से हत्या कर दी और सबको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। यहाँ भी हत्या 2 दिन पहले की गई थी, लेकिन पुलिस अंधेरे में खाक छानती रही। हत्या का खुलासा परिजनों के प्रयास से तब हुआ जब मृतकों के दोस्तों पर दबाव बनाया गया। अभी हम सूचना एकत्र कर रहे हैं, बाकी टीम बनाए हुए हैं, 1-2 थाना से लगाए हैं, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हम लोग दोनों के साथ बदनाम और अजीत को मारपीट कर ग्रामीणों के द्वारा जख्मी किया गया है और घर वालों का आरोप है कि ये हमारे बेटा को गायब कर दिया है या हत्या कर निष्पक्ष किया है। तो हम लोग तो यही डिटेल पता चला है कि इसको हम लोग अजीत को पकड़े। अच्छा, अजीत यही बताया कि सदाम मारा है और यहाँ प्रमाण पत्र है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई बिहार में सुशासन है या एक बार फिर से अपराधियों का साम्राज्य कायम होने लगा है। झारखंड के पाकुड़ में एक पोते ने अपनी दादी की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला पाकुड़िया थाना इलाके के बनिया पसार गांव का है। मामला पाकुड़िया थाना इलाके के बनिया पसार गांव का है, जहां एक पोते ने दादी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि पोता आंशिक रूप से विक्षिप्त है, जिसके कारण दादी और पोते में विवाद हुआ। रात को दादी के सो जाने के बाद अगली सुबह पत्थर से कुचलकर पोते ने अपनी दादी की हत्या कर दी।
उसको कौन मारा? उसका नाती मारा। कौन चीज से मारा? फिलहाल इस मामले में आरोपी को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। चाईबासा के चक्रधरपुर के बासासाई गांव के लोग खौफ में है। दांव पर जिंदगी है, 2 दिन टहल रहे हैं क्योंकि वो हमला करने की फिराक में है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर से सटे बासासाई गांव में इन दिनों एक आदमखोर जानवर का खौफ है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 5 दिनों से उनके गांव में एक बाघ डेरा डाले हुए है। बाघ गांव के पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। ग्रामीणों में बाघ देखे जाने के बाद खौफ इतना है कि वो खेतों में अपनी फसल को काटने भी नहीं जा रहे। मजदूर भी बाघ के खौफ के चलते धान काटने के काम से परहेज कर रहे हैं। गांव में खौफ का आलम यह है कि लोग शाम ढलने से पहले ही घर पर दुबक जा रहे हैं। गांव में बिजली नहीं है, लिहाजा अंधेरे में बाघ का खौफ और बढ़ता जा रहा है। वो देखा अपना सामने में खेत से धान उठा के जा रही। अच्छा। तो देख के वो सीधा भाग गए इधर से दूसरा। खासकर हम लोग के लिए ना जो धान कटाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी परेशानी है कि बाघ बोलने से तो एक डर का ही माहौल रहता है। बच्चा को भी छोड़ नहीं सक रहे हम लोग, और उन लोग तो बस वही बच्चा तो एक तो नहीं है, खो गया, उसको भी वही पकड़ लिया होगा। तो आप लोग अभी सतर्क रह रहे हैं? सतर्क रह रहे हैं हम लोग भी, डर से इतना गजड़ है उधर, तो डर रहे। ये जो अभी सूचना मिल रही है कि सीकेपी के पास कहीं पर गाँव वालों ने बाघ को देखने की संभावना बताई है, तो ये सूचना हमको प्राप्त है। और इससे सटे हुए एक और एरिया है जहाँ पर भी पहले बाघ की होने की सूचना थी। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादातर जंगली इलाकों में नक्सली की मौजूदगी की वजह से बांधों की गणना नहीं हो पाई है। वनकर्मी नक्सली की वजह से अंदर घुसने से कतराते हैं। चाईबासा में जो आज खौफ है वो किसी भी इलाके में हो सकता है। औरंगाबाद में बेरोकटोक जारी है बालू का काला कारोबार। बंदोबस्ती 2 की, मगर 10 बालू घाटों से धड़ल्ले से हो रहा है बालू का अवैध उत्खनन। प्रशासन ने साध रखी है चुप्पी। औरंगाबाद में बालू कारोबारियों के हौसले काफी बुलंद हैं। बालू माफिया कानून को दत्ता बताते हुए अवैध बालू घाटों से बालू के खनन में लगे हुए हैं और इसे रोकने वाला कोई नहीं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जहां इसे एक और सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वाहनों की आवाजाही से लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उधर बालू की अवैध ढुलाई के काम में लगे ट्रक ड्राइवरों का मानना है कि यह सब कुछ अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। इस मामले पर जब स्थानीय सीओ से बात की गई तो सीओ ने ऐसी किसी घटना की जानकारी से ही इनकार कर दिया। तो थाना बगल में कुछ नहीं करता है। थाना थाना के सामने से गुजर रहा, थाना इस पर ध्यान देता तो ये सब समस्या सामने आता ही नहीं। काहे ध्यान नहीं देता? अब कारण ये तो गवर्नमेंट समझेगी ना, हम लोग तो अपना कंप्लेन करते हुए थक गए। मुझे इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। जी जी, जैसे जानकारी होगी जी जब हम आपको अवगत करा देंगे। बालू खनन के लिए नीलामी हुई थी, जिसमें बालू ठेकेदार को 2 जगह होली और मछियाओं उनका ये 2 जगह से बालू उठा। खर्च यहाँ 12,500 रुपया यहाँ चलान पे लगता है। 5-7 से लमसम लेबर मशीन वाले ले लेते हैं। रोड पे 100 रुपया पुलिस वाले लेते हैं, जो मिलते हैं ये देते हुए चले जाते हैं। बॉर्डर पे जाने के बाद 3,000 के ऊपर बॉर्डर पे लग जाता है, 3,000-3,200। गौरतलब है कि सोन नदी के बालू का न सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी काफी डिमांड है। यही वजह है कि बालू के इन 10 घाटों से हर रोज औसतन 2 से 2,500 ट्रक बालू का उठाव किया जाता है, जिससे सरकारी राजस्व को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिहार कृषि प्रधान राज्यों में शामिल है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और उन्नत पैदावार से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, लेकिन सरकार की अनदेखी और बद इंतजामी के कारण हाल बदहाल है। समस्तीपुर जिले का दलसिंहसराय यूं तो सब्जी और मसाला की खेती के लिए चर्चित है, लेकिन किसानों को उनके उत्पादित सामानों के लिए बाजार नहीं मिल पाने से वो परेशान है।
मजबूरन किसान उत्पादों को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। जिले के दलसिंह सराय में इसी मकसद से 1980 में 22 एकड़ जमीन पर सरकार ने बाजार समिति का निर्माण कराया। 1996 में तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी ने इस प्रांगण में ही फल और सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास भी किया, लेकिन कोल्ड स्टोर बनना तो दूर, अब तो शिलापट की निशानी भी मिटने के कगार पर है। जानकारों की माने तो किसानों की उपज को सही मूल्य देने, उपभोक्ताओं को एड मिक्सिंग और एडल्ट्रेशन से बचाने के लिए 1960 में बिहार कृषि उपज अधिनियम एक्ट लागू किया गया। 1975 में इसके लिए नियमावली में संशोधन भी किया गया, जिसमें 18 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिससे बाजार समिति का नीति निर्धारित किया जा सके। लेकिन 2005 में तत्कालीन सरकार ने बाजार समिति को ही विघटित कर दिया। इसका उद्देश्य था कि जितनी भी कृषि उपज की अधिसूचित वस्तुएं हैं उसको वहाँ किसान लाए और वहाँ से बिक्री हो, जिसमें जो खरीदार होते हैं वो उसमें 1% लागत मूल्य का वो टैक्स के रूप में चुकाते थे, जो बाजार समिति की आमदनी के रूप में और सरकार की आमदनी के रूप में होती थी। समस्तीपुर जिले में 3 बाजार समितियां हैं, लेकिन सिस्टम की अनदेखी के कारण बंद पड़ी है। वैसे सूबे की सरकार सूबे के किसानों के हित के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बंद पड़ी बाजार समितियों को चालू करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही। नक्सल प्रभावित गुमला के सुदूर इलाकों के ग्रामीणों के चेहरे पर भी अब खुशियां दस्तक देने लगी हैं। विकास योजनाओं की सीख देती ऐसी एक जिला पार्षद मिली, जिन्होंने ग्रामीणों को रोजगार को लेकर लोगों को जागरूक किया। प्रौढ़ों को शिक्षा दी जा रही है, स्वावलंबन की, आर्थिक सामाजिक उन्नति की। नक्सल प्रभावित कामदारा प्रखंड में शिक्षा की ऐसी ज्योति जलती दिखना ही बहुत बड़ी बात है। गांव की खामोशी के बीच उम्मीद की लौ जगाई जा रही है। उम्मीद बढ़ती दिखी तो लोगों ने आवश्यकताओं के लिए अपनी जुबान भी खो दी। कामदारा के कौनसा पंचायत में नक्सली अपनी धौंस दिखाते रहते हैं। करीब 1 हफ्ते पहले ही बीजेपी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की शिक्षा देनी शुरू की है। तो मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि जिला द्वारा जो भी योजना हो, जो भी विकास का काम हो, सारे योजनाओं को हम हमारे कामदारा प्रखंड में पूरे क्षेत्र में लाना चाहते हैं। शिक्षा साहस देता है, साहस से रणनीति बनेगी, जिसके जरिए विकास के रास्ते खुलेंगे और ये विकास ही नक्सलियों को गलत यादों पर भी चोट करेगी। नक्सल प्रभावित चतरा कमीशन खोरी की चपेट में है, जिससे विकास की योजनाएं अधर में लटकी हुई है। नक्सलियों से लेकर अधिकारियों तक में कमीशन बटा है, लेकिन चिंता किसे है? चतरा में जारी विकास योजनाओं को लेकर लोगों की चिंता इस बात की है। जिले के गिद्धौर प्रखंड में हर रोज में कमीशन खोरी की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि मनरेगा में बिना वन विभाग की अनुमति के जेसीबी मशीन से पुराने तालाब की मरम्मती कर नया निर्माण तक दिखाए जा रहे हैं। कमीशन खोरी की लत भी यहाँ खूब है। बताया जाता है कि योजनाओं में अधिकारियों के कमीशन में ही 16 से 20% चला जाता है। नक्सली संगठनों का 5% से 10% तक का हिस्सा बंधा है। वो अलग टेंडर वर्क में भी एग्रीमेंट के समय 11% तक खर्च करना पड़ता है। चतरा जिले में 50 किलोमीटर दूर स्थित टंडवा औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। शिकायत है कि विस्थापित भू रैयतों के हक छीने जा रहे हैं। कमीशन सब लेता है, मुखिया 5% लेता है, प्रशासन में 5% लेता है, डीसी भी लेता है, पंचायत समिति सेवक भी लेता है, पंचायत समिति भी लेता है, सब लेता है। टोटल ऊपर से नीचे तक, मैं तो कह रहा हूँ ऊपर से नीचे तक लेता है। जिला का हाल है, सीसीएल से भी बोला जाता है तो ये इनके मत्थे फेंकते हैं कि जिला वाले क्या कर रहे हैं। जिला वाले को बोला जाता है तो सीसीएल को फेंकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मुखिया के नाते अपने जनता के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। चतरा में पिछले 1 साल में 2 अधिकारी और दर्जन भर कर्मचारी रिश्वत लेके दबोचे गए हैं, लेकिन फिर भी चतरा रिश्वतखोरी से दूर होता नहीं दिख रहा है। जामताड़ा में इन दिनों उत्सवी माहौल है। जहां देखो करलब करती पंछियों की आवाज गूंजती सुनाई देती है, जिसे देखकर यहां के लोगों का मन प्रसन्न है।
साइबेरियन पक्षियों की चहचहाहट से इन दिनों जामताड़ा गुलजार है। काफी संख्या में प्रवासी पक्षी अपनी आवाज से मधुर संगीत घोल रहे हैं। वैसे तो प्रवासी पक्षी हर साल जामताड़ा आते हैं और जाड़े भर यहाँ रहकर अंडा देते हैं। बच्चों के निकलने तक ये साइबेरियन पक्षी इंतजार करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। इस साल साइबेरियन पक्षियों की टोली में नन्हे मेहमान ज्यादा हैं, जिससे उनके घोंसले भरे हुए हैं। नारायणपुर थाना परिसर में भी इन पंछियों का करलव देखते बन रहा है। थाना परिसर में वृक्षों पर नए मेहमानों की गूंज से पुलिसकर्मी भी खुश हैं। यहाँ रहने वाले लोग इसका विशेष ख्याल रख रहे हैं। चिड़िया जब भी यहाँ आती नारायणपुर थाना के अगल बगल में, तब यहाँ पानी बहुत अच्छा होता है। उस साल खेती भी बहुत अच्छा, खेती होने से यहाँ के लोगों में खुशहाली का माहौल देखने को मिलता है। और यह चिड़िया मन शांति के प्रतीक है। यह चिड़िया जब भी आता है तो क्षेत्र में शांति का एक माहौल, वातावरण बना रहता है। पंछियों की इन करलव से मन को खुशी मिलने के साथ साथ सुकून भी मिल रहा है और ये सुकून पूरे सीजन के लिए है।